तो बच्चों, आज हम विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सब जानने हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में अच्छा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। इसे ध्यान से समझ लो। शब्दों को समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि विकार शब्द का मतलब होता है कुछ परिवर्तन आ जाना, कुछ चेंज आ जाना। तो जब स्वरों और व्यंजनों के साथ ये ऐसा वाला जो विसर्ग होता है, इसके मेल से विसर्ग में जो विकार, जो भी परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि ये उदाहरण देख लेते हैं एक बार। जैसे दुह बल, दू में विसर्ग लगा हुआ है और धन बल है, तो बल के साथ दू मिलने से जो विसर्ग है वो र में बदल गया, तो दुर्बल हो गया। र जो है वो आधा हल वाला है, तो विसर्ग का र बन गया, दुर्बल हो गया। निह प्राण है, यहाँ पर भी विसर्ग है, लेकिन इसका इस वाले विसर्ग को हमने षटकोण वाले श में बदल दिया, तो निष्प्राण हो गया। इस तरह से शब्द बन जाता है। पहला नियम यह है कि यदि ओ, अगर ओ आया हुआ, ओ कैसे बना? यदि विसर्ग से पहले अ तथा परे भी आ हो, विसर्ग से पहले भी आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, जैसे क ख ग है तो ग से शुरू हो गया, तो ग घ ङ। ऐसे च वर्ग का तीसरा वर्ण ज होता है, तो ज झ य। ऐसे ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड होता है, तो ड ढ ण। ऐसे त वर्ग का तीसरा वर्ण द होता है, तो द ध न, है ना। प वर्ग का तीसरा वर्ण ब होता है, तो ब भ म। ऐसे वर्ण हो तथा य र ल व श में से कोई वर्ण हो, तब विसर्ग का ओ हो जाता है। ये ध्यान से देखो, ओ हो जाता है। जैसे यशः अभिलाषी, यशो अभिलाषी, विसर्ग का ओ हो गया। अब आप कहेंगे कि इधर भी आ कैसे? विसर्ग से पहले यश, श में भी अ की साउंड आ रही ना, श पूरा है तो अ स्वर मिला हुआ है, इसका मतलब विसर्ग से पहले भी आ है और विसर्ग के बाद भी अ है, अभिलाषी का आ। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है, यशो अभिलाषी। मनः अनुकूल, मनो अनुकूल, यहाँ पर भी मन न में अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो ऐसी स्थिति में मनोकूल हो गया। विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लग गई, मनोकूल हो गया। अब आगे देखें, और दूसरा नियम क्या है? विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग प्लस ग हो तब भी ओ हो जाएगा। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था ना कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, तो ये वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, तो विसर्ग प्लस ग है तो इसका भी ओ हो जाएगा। जैसे अधोगति, अधोगति, तमह गुण, तमोगुण। विसर्ग में प्लस अगर ब हो तो ब भी तीसरा वर्ण है, प वर्ग का, प फ ब, है ना, तो ब भी तीसरा वर्ण है, इसलिए इसका भी विसर्ग के साथ मिलकर ओ हो गया। जैसे मनोबल तो मनोबल, तपह बल, तपोबल। इसी तरह से विसर्ग के बाद अगर र आया है, र अंतस्थ व्यंजन य र ल व बताया था ना, इनमें से कोई हो, तो र य र ल अंतस्थ व्यंजनों में से आया है, इसलिए विसर्ग के साथ र मिलकर भी ओ बन जाता है विसर्ग का। तो मनः रथ, मनोरथ, मनः रंजन, मनोरंजन। ठीक है ना। अब आगे और देखिए, व आया है यानी य र ल व में से आया है, तभी ओ हो जाएगा विसर्ग का। वयोवृद्ध, सरोवर, तपहवन, तपोवन। आप ध्यान देते जाओ कि इसमें जो इसके विसर्ग के बाद जो वर्ण आया है वो कौन सी श्रेणी में से, इसमें से है या नहीं, आप ध्यान दे सकते हैं खुद ही। तो तपहवन य र ल व में से आया तो तपोवन। मनः विज्ञान, यहाँ भी व आया है, मनोविज्ञान। तपह भूमि, तो प फ ब में से आया है, तो प फ ब भ, ब भ म, तो ब तीसरा है, भ चौथा वर्ण है, इसलिए यहाँ पर भी विसर्ग का ओ हो गया, तपोभूमि हो गया। तेजहमय, तेजोमय हो गया। पयोधर, पयोधर हो गया। सरहजा, सरोज हो गया। अब यहाँ पे भी ज आ गया, तो च वर्ग का तीसरा वर्ण ज आया है, इसलिए विसर्ग प्लस ज हुआ, तो विसर्ग का ओ हो गया, सरोज हो गया। यशः दा, ये भी द आ गया, यानी त वर्ग का त थ द ध, तो द तीसरा वर्ण है, इसलिए यहाँ पर भी ओ हो गया, यशोदा हो गया। मनहनीत, तो मनोनीत हो गया। न है ये, यानी कि ये मनोनीत या तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण में से कोई आया है, तो न जो है पांचवा वर्ण है, तो इसलिए विसर्ग का ओ हो गया, मनोनीत हो गया। ऐसे तपह लाभ आ गया, तपोह लाभ यानी तपो लाभ, तो ल भी य र ल व में से आया है, तो इसलिए यहाँ पर भी विसर्ग का ओ हो गया। मनः योग, ये य भी य र ल व में से आया है, इसलिए मनोयोग हो गया। मनः हर, ह भी य र ल व ह में से आया है, इसलिए नोहर हो गया। तो आपने देखा कि विसर्ग का ओ कब बनता है, ये सारे इसके नियम कंठस्थ कर सकते हैं। विसर्ग का र कब होता है ये अब हम देखेंगे। तो विसर्ग से पहले अ या आ, यानी दीर्घ या ह्रस्व कोई भी आ हो विसर्ग से पहले, तब आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, तब विसर्ग का र हो जाता है। नियम 2 में कि विसर्ग से पहले अ हो या फिर आ हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो ह्रस्व हो, आ होना चाहिए। और उसके साथ में तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण जैसे ग घ ङ, ज झ य, ड ढ ण, द ध न,
ब भ म अथवा य र ल व ह या फिर कोई स्वर हो, तो इनके अलावा कोई स्वर भी हो अगर विसर्ग के बाद, तब भी विसर्ग का र हो जाता है। जैसे आगे स्वर होने पर उसमें मिल जाता है, जैसे कि इधर आ आया विसर्ग प्लस आ, तब रा बन गया, क्योंकि आ जो है विसर्ग सर्ग के स्थान पर तो रा बना, लेकिन र में आ स्वर मिला तो र में आ की मात्रा हो गई। विसर्ग का र होता है तो उस र में हल लगता है, लेकिन जब उसमें कोई स्वर मिल जाता है तो उसकी मात्रा इसमें लग जाती है, रा हो गया। तो निह आशा तो निराशा हो गया, निह का विसर्ग का रा बना, र में आ ये वाला स्वर मिल गया तो रा बन गया, निराशा हो गया। ऐसे ही विसर्ग धन ध है तो ध के ऊपर क्योंकि विसर्ग का रा बना, र में के आगे कोई स्वर नहीं है इसलिए वो आधा रा बना, तो आधा रा जो है व्यंजन के ऊपर सिर के पर बैठ जाता है, तो इस तरह से बन गया। तो निधन निर्धन, धा के ऊपर रा लग गया, निर्धन हो गया। दुहजन दुर्जन हो गया, निह अर्थक निरर्थक हो गया। यहाँ जो र बना था उसमें अस्वर मिलने के कारण र पूरा हो गया, उसका हल हट गया तो र पूरा हुआ, इसलिए रा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। और ये वाला र पहले से ही अर्थक, तो निरर्थक ये शब्द बन गया। निह ईश्वर तो निरीश्वर हो गया, क्योंकि विसर्ग का र बना, र में हल लगा हुआ है और इसमें ई स्वर मिला, तो र में जब स्वर मिला तो इसका हल हट गया और ई की मात्रा लग गई बड़ी ई, तो निरीश्वर हो गया ना। इस तरह से अब आगे देखो, अगर विसर्ग के बाद ऊ स्वर आए तो ऊ का रू हो जाएगा, क्योंकि र तो विसर्ग से बना और विसर्ग का जो र बना उसमें तो हल लगा हुआ है और ऊ उसमें स्वर मिलकर जब लग गया तो रू बन गया, तो निह उपाय निरुपाय हो गया। वी है तो वी विसर्ग के बाद वी आया है, वी य र लावा में से है, तो वी होने के कारण भी र बना, तो वी के ऊपर र बन गया, क्योंकि कोई भी व्यंजन से पहले अगर कोई आधा र बनता है, आधा र यानी हल वाला र होता है, तो वो कंधे पर इस तरह से बैठ जाता है, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो सकता, वो आधा र है। तो निह विकार तो निर्विकार हो गया, निह विसर्ग हट गया तो निर्विकार शब्द बना, है ना। के बाद देखो धू, धू आया है विसर्ग के बाद धू, है ना। त थ द ध न आया था ना, तो ये चौथा वर्ण है त वर्ग का, त थ द ध न, तो तीसरा वर्ण ध होने के कारण इसके विसर्ग को भी र हो गया, तो र के आगे कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए ये रा भी ऊपर कंधे पर बैठ गया और धूम बन गया। तो निह धूम है तो निर्धूम ये शब्द बना, निह धूम ये शब्द बना, है ना। आगे देखो सर्ग के बाद व आया है, वा, है ना, तो वा भी य लवा में से है, तो इसलिए इस वा के कारण विसर्ग का रा हो गया। अब रा जो था, रा में कोई स्वर नहीं मिल रहा, इसलिए ये रा कंधे पर बैठ गया है। तो आशीर्वाद तो विसर्ग का र बना, तो रा को कोई भी स्वर नहीं मिला, इसलिए वो आधा का आधा ही रहा और वो आधा होने के कारण वा के कंधे पर जाकर बैठ गया और इस तरह से शब्द बना आशीर्वाद। इसके अब आगे नियम और देखते हैं। तीसरा नियम है कि विसर्ग का श कब होता है। किसी विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा बाद में च छ यानी च वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो या फिर श हो, तब विसर्ग का श हो जाता है। जैसे विसर्ग के बाद छ आया है तो विसर्ग का श हो गया। निह छल तो निश्छल हो गया, ये वाला जो विसर्ग के बाद जो श बना वो इस तरह से आधा श मिलकर निश्छल हो गया, विसर्ग हट गया, उसके स्थान पर श हो गया। इसके बाद देखो विसर्ग के बाद प्लस श आया है तो इस श का भी श ही हो जाएगा और निशंक है तो निशंक हो जाएगा। निशंक तो निशंक हो गया, विसर्ग के स्थान पर ये श लग गया आधा षड वाला, ठीक है, तो निशंक हो गया। अब आगे देखो चौथा नियम ये बताता है कि विसर्ग संधि में स भी हो जाता है। स कब होता है? जब किसी विसर्ग से परे त या स हो। परे का मतलब है कि उत्तर पद में, विसर्ग से पहले की बात नहीं हो रही, विसर्ग के बाद यदि त हो या स हो तब विसर्ग को स हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस त आया है तो इस विसर्ग का स हो गया, तो निह तेज तो निस्तेज हो गया। दुहतर दुस्तर हो गया। निह संतान तो निसंतान हो गया ना। इधर देखो विसर्ग के बाद स आया तब भी इस विसर्ग का स हो गया तो निसंतान निसंतान। दुस्साहस दुस्साहस, इस तरह से शब्द बने कि हमने देखा कि श कब बनता है, स कब बनता है और षटकोण वाला श कब बनता है। पांचवा नियम देखेंगे विसर्ग संधि का कि षटकोण वाला श कब हो जाता है ना। तो विसर्ग का श हो जाता है कब? विसर्ग से पहले ई या ऊ हो। अभी तक हमने अ की बात देखी थी कि अगर विसर्ग से पहले अ या आ हो, है ना। अब यहाँ पर यह है कि स्वर हो लेकिन ई या ऊ हो। विसर्ग से पहले अगर ई स्वर आया है या ऊ स्वर आया है तब, और उसके बाद यानी उत्तर पद में क ख यानी किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, त वर्ग का ट ठ दूसरा और पहला और दूसरा वर्ण, प वर्ग का भी पहला और दूसरा वर्ण आए में से कोई हो तब विसर्ग का श हो जाता है। ध्यान से देखो विसर्ग संधि में श षटकोण वाला श तब होता है जब विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो, इनमें से कोई एक हो, और उसके बाद उत्तर पद में यदि क ख आया है, क वर्ग में से पहला दूसरा वर्ण आया है,
है ना। ट वर्ग में से भी पहला दूसरा आया है, प वर्ग में से भी पहला और दूसरा वर्ण आया है, तब विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह कलंक, तो क वर्ग का पहला वर्ण है और इससे पहले विसर्ग से पहले ई स्वर आया है, न में ई लगा हुआ है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि न में ई लगा हुआ यानी ई स्वर आया है। विसर्ग से पहले ई स्वर आया है और उसके बाद क वर्ग का पहला वर्ण आया है, इसलिए विसर्ग को हटाकर हम षटकोण वाला श आधा लगा देंगे, निष्कलंक हो जाएगा। ऐसे निह काम है तो निष्काम हो गया, निह कपट है तो निष्कपट हो गया, दुह कर्म है तो दुष्कर्म हो गया। ठीक है, हमने देखा ध्यान से कि षटकोण वाला श कब बनता है, जब विसर्ग से पहले ई स्वर हो या फिर ऊ हो। अब जैसे यहाँ पे ई स्वर आया है और यहाँ पे दू आया, दू में यानी कि ऊ स्वर आया है, तो दोनों ही तरह के हमें उदाहरण देखने को मिले। ई आया है तो तब भी निष्कलंक हो गया, ऊ आया है तब भी ये विसर्ग का श हो गया, दुष्कर्म हो गया, है ना। तो इस तरह से अब आगे देखिए इसके थोड़े से और उदाहरण। विसर्ग के बाद यदि प हो तब भी श हो जाता है। दुह प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति, चतुःपद, चतुष्पद हो गया, निह प्राण, निष्प्राण हो गया, है ना। इसी तरह से विसर्ग के बाद यदि फ आया है, प वर्ग का दूसरा वर्ण फ आया है तब भी श हो जाएगा, और विसर्ग के बाद यदि ट वर्ग का पहला वर्ण आया तब भी श हो जाएगा। इसके उदाहरण देखो, निफल, निष्फल, धनुटंकार, धनुष्टंकार। इस तरह से इसके उदाहरण हमने देखे कि षटकोण वाला श कब बनता है। छठा नियम क्या कहते हैं, इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप यानी कि गुम हो जाता है। विसर्ग कब गुम होता है, यदि विसर्ग से पहले अ अथवा आ यानी ह्रस्व आ हो या फिर दीर्घ आ हो और उसके बाद उत्तर पद में यदि कोई भिन्न स्वर अ आ को छोड़कर कोई और स्वर आए तब यानी विसर्ग गायब हो जाता है। जैसे अतः एव है तो अतएव हो गया, है ना। अतः विसर्ग से पहले अ आया है और इसके बाद अ को छोड़कर कोई और स्वर, यानी कि दोनों तरफ स्वर होना चाहिए। ए है अ को छोड़कर तो अतएव हो गया, विसर्ग का लोप हो गया, अतएव हो गया। नियम 7 में ये बताया है कि विसर्ग का लोप तो होता ही है, साथ में पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर आया है तो वो दीर्घ हो जाता है। कैसे ही किसी विसर्ग के आगे अर्थात उत्तर पद में र हो तब विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व स्वर को दीर्घ हो जाता है। तो विसर्ग से पहले अगर जो भी स्वर आया है उसका दीर्घ हो जाता है। कैसे, निह रस है तो निह विसर्ग से पहले ई स्वर आया है और इसके बाद र आया है, तो र होने के कारण इस विसर्ग का लोप भी हो गया और जो ये ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा लगी है, इसका दीर्घ अर्थात बड़ी ई हो जाएगा, यानी नीरस बन जाएगा। निह रस को नीरस बना दिया तो निरोग तो नीरोग हो गया, निरोग तो नीरोग। ध्यान रखो कि निरोग शब्द जब लिखा जाता है मिलाकर तो उसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, नीरस में बड़ी ई की मात्रा आती है। अगर आप छोटी ई की मात्रा लगते हैं लगाते हैं तो वो रॉन्ग होता है। इन्हीं चीजों से आपने समझना है कि बड़ी ई की मात्रा नीरस में लोग ज्यादातर निरोग में छोटी की मात्रा लगाते हैं, जो कि गलत होता है। तो निरोग को नीरोग बन गया, निरव को नीरव, इस तरह से शब्द बन गए क्योंकि ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। नीरव, नीरोग और नीरस, जब भी ये वाले शब्द देखो तो आप कुछ समझ जाओ कि यह विसर्ग संधि से बना हुआ शब्द है। तो आज हमने विसर्ग संधि को अच्छे से समझा, उसके उदाहरण देखे, उसके नियम देखे और आप जितना हो सके इसका अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे तभी ये अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा, हमारे दिमाग में वो घुल जाएगा, चीनी की तरह, दूध में चीनी के जैसे। तो चीनी के जैसे घोलने के लिए इसका अभ्यास जरूरी है। उसको बोलो, अगर आपके पास कोई भी आपके क्लास का कोई बच्चा है जो नहीं समझ पा रहा तो उसे आप समझाएं, बार बार समझाएं और खुद भी जितने उदाहरण दिए हुए हैं उसकी लिस्ट अपनी कॉपी में लिखें, बनाएं अपनी रफ कॉपी में और उसको सॉल्व कर करके देखें कि इसका विसर्ग का श कैसे बना, षटकोण वाला श कैसे बना, स कैसे बना या लोप कैसे हुआ। ये सारी बातें अभ्यास से ही समझ आएंगी। तो आज हमने विसर्ग संधि को विस्तार से समझा और आज के लिए हम यही विराम लेते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर पूछें, तो आपको नए वीडियो में आपके टॉपिक के अनुसार हल जरूर मिलेगा। तो आज के लिए विराम लेते हैं, बाय बाय। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना पसंद है, क्योंकि यहाँ पर मैं हर वो बारीकी बात बताती हूँ जो किताबों में भी नहीं दी होती है। आपका ध्यान इस ओर दिलाने का पूरा प्रयास करती हूँ कि जो बारीकियां हैं उस तरफ भी आप ध्यान देखें। जैसे यहाँ पे नी रोग लिखा हुआ है तो नी की मात्रा बड़ी ई की मात्रा क्यों लगी है, और आप अगर कहीं पर भी अटकते हैं, कोई बात भी समझ, छोटी से छोटा कण भी अगर आपको लगता है कि ये कैसे हुआ, तो आप कमेंट में लिख कर जरूर पूछें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।